हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने स्टार्ट किया है TY BCom के फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बच्चों, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि जब हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ 2000 का प्रोग्राम जो UNDP ने बनाया था, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो UN की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 15 साल पूरे होने के बाद फिर हमने देखा कि वहीं पे फिर से यूनाइटेड नेशन ने कोशिश की कि एक ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल गोल्स बनाए जाएं, जो हम बहुत ही अच्छी पार्टिसिपेशन के साथ सब कंट्रीज़ अगर मिलके एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे तो बट नेचुरली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने बनाया, उसको हम अचीव करेंगे, जिसका नाम क्या रखा बच्चों? एजेंडा 2030। यानी हम 2030 तक इन 15 सालों में 2015 से लेके 2015 से लेके 2013 तक एक 15 ईयर के टाइम स्पेन में हम कोशिश करेंगे कि ये सब 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें, क्योंकि हर कंट्री जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करती है, लेकिन उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंट नीड्स जो है वो हमें सेटिस्फाई करनी है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर, क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो कंटिन्यूअस रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हमें फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को इग्नोर नहीं करना है। इसके लिए हमने शुरू किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मिशन, वो चालू किया जो हमने देखा फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आफ्टर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद ये न्यू कंसेप्ट उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिया, और सब वर्ल्ड्स इसमें मिलके कोशिश करेंगे टू अचीव दीज 17 सस्टेनेबल गोल्स, जिसको हमने क्या कहा? ग्लोबल गोल्स। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा बच्चों? SDG। ये जो गोल्स अचीव करने की हर कंट्री ने कोशिश शुरू की। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आज इसी से रिलेटेड है, कभी कभी TY के लेवल पे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द रीसेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स फॉर दी सस्टेनेबल गोल्स। यानी ये जो गोल्स हमने प्लान किए, जो 17 गोल्स हमने प्लान किए, जो हमने फर्स्ट पार्ट में बच्चों डिस्कस भी किया, और मैंने कुछ गोल्स को आपने ध्यान दिया, मैंने स्टार लगाया था बच्चों। अगर वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का हमारा जो पूरा सेशन है, आज का पूरा जो डिस्कशन है, इट्स अ कंप्लीट रिविजन, कुछ नया नहीं है। हमने ऑलरेडी वो पढ़ा है और आपके सामने वही क्वेश्चन आया है कि गवर्नमेंट ने इन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कौन से एफर्ट्स या इनिशिएटिव लिए, जो आज हम इजीली कवर करेंगे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ बच्चों, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने 2014 के बाद, जब नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे स्कीम्स को उन्होंने लॉन्च किया, तो मेन यही रीज़न था कि हमारी इकोनॉमी को जो था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में मदद करना, उसके लिए उन्हें मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करना। इसके लिए जब 2018 की रिपोर्ट्स को हमने ऑब्जर्व किया तो हमारी इंडिया क्या थी? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन नॉमिनल GDP लेवल, और अगर हम लोग परचेसिंग पावर पैरिटी पे देखें तो इंडिया वाज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो UNDP ने फॉर्म किया था, जिसमें हम लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करके हम जो इंडेक्स नंबर निकालते हैं, उसमें भी हमारी इंडिया जो थी अमंग द 189 कंट्रीज़ के बीच में हमारी इंडिया का रैंक था 130। और उसी में जब हम ईज़ ऑफ डूइंग का, जो हमारे मोदी जी ने बहुत ही अच्छी प्रोग्राम और पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया, उस ईज़ ऑफ डूइंग में हमने देखा कि हमारी इंडिया का जो रैंक था वो 30 रैंक्स ऊपर, यानी हम 100th रैंक पे पहुंच गए। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी बनी बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स लॉन्च बाय आवर गवर्नमेंट। तो चलो देखते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं फॉर अचीविंग दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारी इकोनॉमी ने लिया।
अब इसमें आपको जो नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया है बहुत इजी आपको प्रोवाइड दिया है, आपको इतने सारे डिटेल्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको उस समय स्कीम आपको याद आएगी उसी में से 3-4 एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड करने हैं। अब जैसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमने पहला गोल जो देखा था दैट इज़ टू एंड द पॉवर्टी, यानी हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है, नो पॉवर्टी। पहला गोल हर एक इकोनॉमी के लिए यही था कि किसी भी इकोनॉमी में ऐसा नहीं होगा कि हमारे बिलो पॉवर्टी जो होगा उन लोगों को हम लोग इतने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे कि ऑल पीपल शुड कम अबव पॉवर्टी लाइन। तो हम जब पॉवर्टी को एंड करना चाहते हैं तो हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए। अब जब हम चाहते हैं पॉवर्टी ख़त्म हो तो सबसे पहली बात तो हमें बहुत से लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें जॉब जनरेट करके देनी है ताकि उनके पास इनफ इनकम हो टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। क्योंकि पॉवर्टी का बच्चों डेफिनेशन क्या है, व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ इनकम टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, तो वी विल से दैट इज़ अ पॉवर्टी का सिचुएशन। वो पॉवर्टी की सिचुएशन जो है वो हमें दिखाई देती है। तो पहला एंडिंग पॉवर्टी के लिए फर्स्ट प्रोग्राम जो था वो ये था दीन दयाल अंत्योदय योजना। ये योजना शुरू की गई और इस योजना के अंदर हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, बहुत से स्किल्ड जो पीपल हैं इन द रूरल एरियाज़, हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देने की कोशिश करेंगे सो दैट दे शुड हैव द इनफ इनकम। सो नेशनल लाइवलीहुड मिशन ये हमने चालू किया। इट प्रोवाइड स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट खास करके ऑल मार्जिनल कम्युनिटीज़, यानी जो पुअर पीपल हैं, जो वीकर सेक्शन है लेकिन उनमें टैलेंट है। तो हमें क्या करना है, बाय प्रोवाइडिंग देम सम क्रेडिट फैसिलिटीज़, हमें उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करना है और वो भी इजी उन्हें प्रोवाइड करना है, फाइनेंस प्रोवाइड करना है ताकि उनका इकोनॉमी में जो स्टैंडर्ड है वो बढ़े। उनमें टैलेंट है लेकिन उन टैलेंट को प्रोग्रेस करना है, प्रमोट करना है। तो उनके लिए हमने क्या शुरू किया, हमने उनके लिए दीन दयाल अंत्योदय योजना शुरू किया कि जितने भी स्किल्ड पीपल हैं खास करके टू मार्जिनल कम्युनिटीज़ में है, यानी वीकर सेक्शन में है या पुअर कम्युनिटीज़ में है, तो हमें उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं ताकि दे शुड स्टैंड ऑन देयर फीट्स, यानी वो इतने कैपेबल हो सके कि अपने लाइफ को मैनेज कर पाएँ, अपने फैमिली को मैनेज कर पाएँ। सेकंड जो था अटल पेंशन योजना। अब बच्चों ये भी स्कीम हम कर चुके हैं। अब जब हम अटल पेंशन योजना की बात करते हैं तो बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने जो है वो इंश्योरेंस प्रोग्राम जो था वो प्रोवाइड कर दिया। अब जब इस तरह के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे स्ट्रीट में वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, या फ्रूट्स और वेजिटेबल सेलर्स हैं, या बहुत सारे वर्कर्स हैं जो बीड़ी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं, पेपर फैक्ट्री में काम करते हैं, ऐसे वर्कर्स को बहुत सपोर्ट देना, उन्हें इंश्योरेंस देना, उनको एक्सीडेंट कवर करके देना, तो ऐसे लोगों को पेंशन प्रोवाइड करना। अटल पेंशन योजना इसने पेंशन प्रोवाइड किया जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते थे, तो ये भी एक अश्योरेंस हो गया। नेक्स्ट था मनरेगा प्रोग्राम। अभी जो मनरेगा प्रोग्राम है दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हम इसे मनरेगा प्रोग्राम कहते हैं, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। तो जो मनरेगा है, महात्मा गांधी दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अब ये जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम है जो जनरेट करता है ओवर 2 बिलियन पर्सन डेज ऑफ वर्क इन 2016। यानी इस प्रोग्राम की इतनी हम लोग कहते हैं, इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया कि इस प्रोग्राम के अंदर बहुत से रूरल एरियाज़ को, बैकवर्ड एरियाज़ को हमने बहुत से जॉब्स प्रोवाइड किए। ना सिर्फ जॉब्स प्रोवाइड किए बट उनमें काफ़ी जो ऐसे वर्कर्स थे जिनको ट्रेंड करके भी बहुत से फैक्ट्रीज़ में, जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, उन्हें जॉब जो है वो प्रोवाइड किया गया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम भी जो था वो सक्सेसफुली हमारे इंडियन इकोनॉमी में यूज़फुल हुआ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, ये भी क्या प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है वेरियस फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ टू द बैकवर्ड एरियाज़, या अगर कुछ एक्सीडेंट कवर होता है तो वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी है वो इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से बहुत से प्रोग्राम्स का
जो है वो सहारा लिया गया ताकि हमारे इकोनॉमी में पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी या हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाया। किस तरह से हमने एग्रीकल्चर में काफ़ी चेंजेस लाए, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन इन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि ज़ीरो हंगरनेस हो। और ज़ीरो हंगरनेस के लिए हमने क्या किया, जो हमारा सेकंड गोल भी बना। सेकंड गोल क्या था? एंडिंग हंगर। हमें हंगर को एंड करना था। हमें पॉवर्टी भी नहीं चाहिए, हमें हंगरनेस भी नहीं चाहिए। अब ये गोल्स हमने बच्चों किए हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो ज़ीरो हंगर चाहिए, हमें हंगरनेस को एंड करना है, अचीव करना है फूड सिक्योरिटी बाय बेटर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस सिस्टम, एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू। हमें इतने बेटर क्वालिटी के फूड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े, एंड प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हमें एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबल चाहिए। तभी मैंने कहा हमारी इकोनॉमी में ग्रीन रिवॉल्यूशन है, और उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अच्छे सीड्स, अच्छे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, उसके बिसाइड जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें पूरी मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइडेड की, अच्छे वेयर हाउसेस प्रोवाइड किए गए, उनके ब्रांडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एफर्ट्स लिए गए। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट उन्हें प्रोवाइड किया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्राइसिंग की फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की गई, ताकि एटलीस्ट वो अपने जो स्टॉक है, एग्रीकल्चर जो फूड स्टफ है, उनको डिस्ट्रेस सेल नहीं करे, घाई में सेल नहीं करे, यानी उनको इतने उन्हें अमाउंट मिलना चाहिए सो दैट दे कैन सर्वाइव इजीली इन देयर लाइफ। तो इस तरह से कोशिश की गई एग्रीकल्चर एरियाज़ में भी। अब उसके लिए हमें हंगरनेस को कम करना है, यानी कोई भूखा नहीं सोएगा। हमारी इकोनॉमी में हर एक के पास इनफ फूड अवेलेबल होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? नंबर 1, जैसे इशूइंग द 62 मिलियन सॉइल हेल्थ कार्ड्स। इसने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। सेकंड जो था, कोशिश की गई हमारी इकोनॉमी में अभी कौन सी, क्योंकि हमने कहा इम्प्रूव न्यूट्रिशन, तो हमारी इकोनॉमी में भी क्या होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होगा उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा यानी केमिकल्स कम, फर्टिलाइजर्स कम, यानी इससे क्या होगा? आपकी इकोनॉमी में जो क्वालिटी ऑफ फूड स्टफ है, यानी पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो बढ़ेगा। और इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्रीज्ड आफ्टर 2 लाख हेक्टर्स। गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम बढ़ाएंगे ताकि हमारे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। तो ये सेकंड एफर्ट्स लिया गया। थर्ड उन्होंने क्या किया? डिजिटलाइजेशन ऑफ राशन कार्ड। बच्चों ये भी हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने आधार कार्ड के साथ हमारे राशन कार्ड को लिंकअप कर दिया। इससे क्या होगा? जो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर जिसमें गरीबों के लिए इतना अनाज प्रोवाइडेड होता है, उसमें बीच के जो ब्रोकर्स और मिडलमैन हैं वो उसको जो है वो चीट नहीं कर सकते, वो उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। फिर उनको जो उनके पर्टिकुलर पर्सन्स के नाम पे जितना आपका फूड स्टफ है वो उनको प्रोवाइडेड होगा। तो इस तरह से डिजिटलाइजेशन ऑफ राशन कार्ड की वजह से एटलीस्ट प्रॉपर पर्सन को जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, स्कीम है, उनका बेनिफिट उन तक पहुंचेगा। ये गवर्नमेंट ने एफर्ट्स जो है वो मैक्सिमम लिए ताकि राशन कार्ड के थ्रू, यानी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसमें कहीं पे भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो और गरीब लोगों तक सरकार की मदद टाइमली पहुंच सके। ओके बच्चों, नेक्स्ट है डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022। उन्होंने कोशिश किया कि हम अपने किसानों को इतनी फैसिलिटीज़ देंगे, जैसे मैंने कहा कि हमारे किसानों को प्रॉपर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ देना, मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ देना, प्लस क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना बाय इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ के थ्रू, और वो भी कम उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उनसे चार्ज करना, और उसके अलावा उनके ब्रांडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन में उनको मदद करना, या अगर उनका जो प्रोडक्ट है अगर वो सुपीरियर क्वालिटी का है और वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो उन्हें
एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी उन्हें हेल्प करना, पैकेजिंग में उन्हें हेल्प करना, मार्केटिंग में उन्हें हेल्प करना, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से उनको ऐड कर देना, क्योंकि पूरे इकोनॉमी में जहाँ जहाँ मंडीज़ में जिस तरह के प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, कहाँ पे उसकी कितनी डिमांड है, उन सब का ट्रेनिंग किसानों को देना, ये सब इसकी एफर्ट जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने लिया। मेन एम क्या था बच्चों, ताकि फार्मर्स की इनकम को हम डबल कर सकें बाय 2022। इसके लिए टेनेंसी में भी रिफॉर्म, वो भी हमने बदलाव किया कि अगर किसान के पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो लीज पे ले रहा है, हायर ले रहा है, तो उसमें भी काफ़ी बदलाव जो है वो गवर्नमेंट ने किए। और इस तरह से उन्होंने बहुत से लोगों को जो प्लॉट्स हैं, न्यू लैंड्स है, वो प्रोवाइड करने की कोशिश की अंडर द न्यू टेनेंसी सिस्टम। देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उनकी भी ट्रेनिंग किसानों को दी गई, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, क्वालिटी भी बेटर होगी, और उसके अलावा हमारे इकोनॉमी में वेरियस नीड्स को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ये सब भी किसानों को सिखाया गया। प्लस माइक्रो इरिगेशन पे भी ज़्यादा फोकस किया गया, ताकि किसानों को इरिगेशन के थ्रू हम जो वाटर है वो आफ्टर मानसून सीजन भी प्रोवाइड कर पाएँ, तो ये भी फैसिलिटी हुआ। देन नेक्स्ट कोशिश की गई नेशनल फूड सिक्योरिटी फॉर मोर देन 800 मिलियन पीपल। तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने हर जगह ये कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फूड की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम प्रोवाइड कर पाएँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या एक और कोशिश किया कि इंश्योरिंग द हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। अब बच्चों आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर का आवास योजना है, उसमें हमारी गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, उन्हें हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, उनके लिए फंड्स प्रोवाइड करती है, उन्हें घर बना के देती है, ताकि हर एक के पास पक्का मकान अवेलेबल हो। तो ये भी एफर्ट्स हो जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है। देन डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को ई कॉमर्स पे, गवर्नमेंट कॉमर्स पे कनेक्ट करना, एक प्लेटफॉर्म पे उनको लाना, उनके लिए मार्केट कंस्ट्रक्ट उनके करके देना, ताकि ये जो ब्रोकर्स हैं, मिडिलमैन हैं, वो उन्हें एक्सप्लॉयट नहीं कर पाएँ। ये हमने पूरा एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखा, यानी जो हमारा सेकंड मॉड्यूल था एग्रीकल्चर, जो हमने पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा, वहाँ पर हमने देखा है किस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने की कोशिश की है। क्योंकि उनका मेन एम क्या है कि जो एग्रीकल्चर लेवल है उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन चाहिए, उसमें भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, ताकि वहाँ पे भी सॉइल पोल्यूशन, वहाँ पे भी आपका वाटर पोल्यूशन उनको इफ़ेक्ट नहीं करे। और प्लस ज़्यादा एक्सेस जो है यूज़ है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का नहीं हो, जैसे हमने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसको हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मार्केटिंग प्रोग्राम विथ 250 मंडीज़, यानी 250 मंडीज़ उनको बना के दिया गया, जहाँ पे किसान आके जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ सेल कर सकता है। और उसमें भी गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, प्राइसिंग पॉलिसीज़, उसमें भी एमएसपी जो है दैट इज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो गवर्नमेंट जो है वो उन्हें प्रोवाइड करती है, ताकि हमारे किसानों को इतना तो रेवेन्यू मिले कि उनकी जो सर्वाइवल है वो इजी बन पाए और वो अपने लाइफ को एक कंफर्ट जोन में जी पाए। तो ये था हमारा सेकेंड गोल, दैट इज़ एंडिंग हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन और प्रमोट करना है सस्टेनेबल कंटिन्यूस एग्रीकल्चर। प्रेजेंट नीड्स को भी सेटिस्फाई करना है विथ द, हमें कीप इन माइंड रखना है फ्यूचर नीड्स को आल्सो। और हमने पहला कंप्लीट किया एंड द पॉवर्टी। थर्ड हमारा जो गोल है वो ये है, इंश्योर हेल्दी लाइफ। अब पॉवर्टी नहीं होगी, प्लस हमारे पास अच्छा खाना पीना होगा और वो भी ऑर्गेनिक फूड होगा, तो लाइफ तो बेटर बननी है बच्चों। तो इसके लिए इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोटिंग वेल बीइंग फॉर ऑल, ये हमारा थर्ड गोल था, जिसके लिए फिर गवर्नमेंट ने हमारे हेल्थ सिस्टम को, जो हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल पे, गवर्नमेंट ने इतने सारे एफर्ट्स लिए, बिसाइड विथ सो मेनी पॉलिसीज़ फॉर इम्प्रूविंग आवर हेल्थ सर्विसेज। हमने हेल्थ केयर के लिए बहुत सारी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को हमने किया है। हमने देखा था कि जिस तरह से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल द फैमिलीज़ जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं,
जैसे आयुष्मान कार्ड हमने देखा एवरी ईयर 5 लाख तक आपका जो कवरेज है वो प्रोवाइड करता है। या हमने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ले रही है। जननी सुरक्षा योजना है, उसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। जननी शिशु जो कार्यक्रम है उस योजना के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे एफर्ट्स ले रही है। तो ये एफर्ट्स किसके लिए, ताकि हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स जो है, जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर ऑल द फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। उनके लिए आपको मालूम है कि आपको आयुष्मान कार्ड जो है वो बना के देती है। आप कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है, भले वो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों ना हो, आपको पूरा फ्रीली हेल्थ केयर सर्विसेज आपको मिलेगा। यानी हमारा मेन पर्पज़ ये था कि अफोर्डेबल और रिलायबल हेल्थ केयर सिस्टम हो जो सबको मैक्सिमम एडवांटेज प्रोवाइड करे। इससे हमारा नेक्स्ट जो सस्टेनेबल गोल क्या था, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो जो है वो बढ़े बच्चों। नेक्स्ट है दैट इज़ नेशनल हेल्थ मिशन। अब बच्चों हमने नेशनल हेल्थ मिशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम को डिस्कस किया था। ये जो नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम है ये नेशनल हेल्थ रूरल मिशन में भी यूज़ होता है, जो हमने देखा था विथ आशा ग्रुप के साथ, आंगनवाड़ी के साथ मिलके वो लोग काम करते हैं। और नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन भी था, अर्बन एरियाज़ में भी वो मोस्टली प्रोवाइड करते हैं। यानी इस नेशनल हेल्थ मिशन का मेन पर्पज़ क्या है कि हमारे पूरी इकोनॉमी को एक रिलायबल, एक अफोर्डेबल और एक बहुत ही एफिशिएंट हम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसमें हर कोई अपने इलाज इजीली कर पाए। यानी हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, जो हमें ट्रक्स चाहिए, हमें अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, यानी कंप्लीट आपको नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज़ में आपकी जितनी हेल्थ से रिलेटेड आपकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उनको सेटिस्फाई करेगा। जो हमने स्पेशली एग्जांपल लिया था कोरोना के समय, हमने उसका बेस्ट यूज़ जो था वो देखा था हर जगह पे। यानी जनरली हम देखते हैं कि एक जैसे अगर बच्चा पैदा भी होता है तो उनकी कोशिश ये होती है कि उनके जो अटेंडेंट स्टाफ्स हो वो एफिशिएंट हो। यानी ऐसे नहीं कि अनट्रेंड स्टाफ के थ्रू हो, या वहाँ पे जो मशीनरीज़ हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो भी उनके पास अवेलेबल हो। और अगर सपोज़ वहाँ नहीं है तो एटलीस्ट उनको नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जैसे एम्स जैसे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे वो उनको शिफ्ट कर सकें या उन्हें रेफ़र कर सकें, और वहाँ पर भी उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। या हमने देखा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। अब गवर्नमेंट ये भी कोशिश करती है कि हर जगह पे ड्रेनेज सिस्टम जो है, सैनिटेशन सिस्टम जो है उसको ध्यान दे, प्लस सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हर एक को मिले। क्योंकि जहाँ पे नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है, यानी यू विल गेट द प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। यानी आप कोई कहीं भी कंटेमिनेटेड वाटर जो है, अनहाइजीनिक वाटर जो है वो कंज्यूम नहीं करेंगी। यानी इट विल बी द बेस्ट फॉर आवर पीपल, यानी उनके हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहेगा। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। अब बच्चों हमने इसमें भी देखा था पूरा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो हमारे हेल्थ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है डिलीवरी के दौरान उसे कम करना है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उसे कम करना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसे बेटर करना है, डायग्नोस करना है हर एक पीपल को, ताकि HIV और एड्स जैसी जो डिसीज़ेस हैं उसको हम कम्प्लीटली अपने इकोनॉमी से डिसअपियर कर सकें। और प्लस स्वच्छ भारत अभियान को हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है ताकि हर एक के पास ड्रिंकिंग वाटर हो और ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड हो, ताकि इकोनॉमी जो है, सराउंडिंग जो है, एनवायरनमेंट जो है वो हाइजीनिक हो। तो ये भी हमारी कोशिश है। तो हम लोग कोशिश करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल। देन फिर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया एक न्यू सिस्टम, दैट इज अवार्ड देना टू अ हाइजीनिक एनवायरनमेंट, जिसमें आप देख रहे हो फ्रॉम द लास्ट 4-5 ईयर्स से
कि एमपी का जो इंदौर सिटी है वो नंबर 1 हाइजीनिक सिटी है, जिसको नंबर 1 अवार्ड मिल रहा है। मतलब स्वच्छ भारत अभियान के हर एक प्रोग्राम एंड पॉलिसी को वो इतना इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से करते हैं कि वो नेवर फाइंड कि कहीं पे भी आपको अनक्लीन आपको एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग मिलेगा। तो इस तरह से उन्हें अवार्ड देना, उन्हें अप्रिशिएट करना, उनको रिकग्निशन देना, ये अवार्ड फॉर हाइजीनिक एनवायरनमेंट जो है अंडर स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ये भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से बहुत सारी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट किसके लिए प्रोवाइड करती है, टू इंश्योर द हेल्थी लाइफ एंड प्रमोटिंग द वेलबींग ऑफ पीपल, ताकि लोगों की चॉइसेस बढ़े, उनकी लाइफ अच्छी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। और जब हमारी लाइफ अच्छी होगी तो वी विल प्रोवाइड मोर, यानी हम प्रोडक्टिव ज़्यादा कर पाएंगे, यानी अपनी इकोनॉमी में जिएंगे ज़्यादा तो काम भी ज़्यादा करेंगे और वी विल अर्न मोर। तो इससे ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अवर इकोनॉमी बढ़ेगा, यानी हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, यानी जो 4th हम इनिशिएटिव ले रहे हैं वो है फॉर गोल नंबर 5। देखो बच्चों, पहला हमने गोल नंबर 1 के लिए सब प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी लिया जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर हमने गोल नंबर 2 दैट इज फॉर जीरो हंगर, उसके लिए हमने इनिशिएटिव लिए। फिर हमारा गोल नंबर 3 था कि वी हैव टू ब्रिंग द हेल्दी लाइफ एंड वी हैव टू प्रमोट द वेलबींग ऑफ द पीपल, हमें लोगों की चॉइस और अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी थी। अब हमारा जो गोल 5th था दैट इज अचीव जेंडर इक्वालिटी। अब इसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, हमें जेंडर इक्वालिटी लानी थी और उसमें एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, क्योंकि शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा तो गया है कि देयर इज इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, इक्वालिटी है। लेकिन जब हम इसी पॉइंट को रूरल एरियाज में ऑब्जर्व करते हैं तो बच्चे वहाँ पे स्पेशली हमें इस तरह का जेंडर इक्वालिटी नहीं दिखता था, बहुत सारा इनजस्टिस होता था फॉर वुमेन्स और गर्ल्स के साथ। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोग्राम जो हैं, जैसे मैंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उन्होंने स्टार्ट किया, या सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो उन्होंने प्रोवाइड किया। बैकवर्ड एरियाज़ में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक और प्रोग्राम चालू किया, जैसे प्राइम मिनिस्टर का उज्ज्वला योजना, जिसमें उन्होंने क्या किया, हमारे वुमेन्स को एलपीजी का कनेक्शन फ्री में दिया। तो एटलीस्ट उनका जो एक लाइफस्टाइल है वो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाए। उनके लिए पढ़ने लिखने के लिए हमने क्या किया, राइट टू एजुकेट के अंदर उनको फ्री एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट ने उनके लिए प्रोवाइड किया, प्लस मिड डे मील उनके लिए प्रोवाइड किया। इससे राष्ट्रीय माध्यमिक ऐप जो है हमारा अभियान जो है वो चालू किया, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो चालू किया। तो ये सब क्या था, अचीव जेंडर इक्वालिटी, ताकि हर एक को इक्वली सब जो भी प्रोग्राम्स और फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तभी तो मोदी जी ने जब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए एफर्ट्स लिए, उन्होंने क्या स्लोगन दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब करना है। जब हम सब साथ मिलके करेंगे तो ही तो ये गोल अचीव कर पाएंगे बच्चों। तो इसके लिए अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल द वुमेन एंड गर्ल्स। अब इसके लिए प्रोग्राम जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे सेंटर्स गवर्नमेंट ने स्पेशली बैकवर्ड एरियाज़, रिमोट इंटीरियर एरियाज़, विलेज एरियाज़ पे उन्होंने स्टार्ट किया, ताकि जो हमारे ये गोल्स हैं वो एट ग्रास रूट लेवल पे हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि ये जेंडर इक्वलिटी जब लानी है तो पहले तो हमें जो विलेज लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन है मैन और वुमेन के बीच में वो हमें ख़त्म करने हैं, वहाँ पे हमें जो सोच है, विजन है, वो बदलना है। तो इसके लिए बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट के जो सेंटर्स हैं वो विलेज लेवल पे स्टार्ट किए गए। देन स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो था वो फॉलो किया। आप सबको मालूम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह हम लोगों ने जैसे एग्जाम्पल दिया सुकन्या समृद्धि योजना है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। और प्लस गवर्नमेंट कोशिश करती है कि बैकवर्ड एरियाज़ में आपको इतनी मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाए कि मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोग्राम, उसमें भी जो हमने कहा जननी सुरक्षा योजना प्लस जननी शिशु योजना, इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, बहुत से फैमिलीज़ को हम कैश भी ट्रांसफ़र करते हैं टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम द वेज लॉस फॉर 6 months। बहुत सी एरियाज होती हैं
जहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम्स को मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि बच्चा होने के बाद एटलीस्ट जहाँ पे वो लेडी काम कर रही है फॉर दैट 6 months शी विल गेट द कंपल्सरी वेजेस, यानी वहाँ पर उसका वेज लॉस नहीं होगा। तो ये सब स्कीम्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी टू अचीव द जेंडर का इक्वालिटी। उसके लिए ये सब प्रोग्राम्स जो है वो हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती है। नेक्स्ट जो रहता है गोल नंबर 9। गोल नंबर 9 के लिए फिर हमने कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज। अब गोल नंबर 9 क्या था बच्चों, पहले तो वो ध्यान देना है। बिल्ट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम बोलते हैं रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रोबोस्ट एंड मॉडर्नाइज्ड लेटेस्ट हमें न्यू टेक्नोलॉजी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारी कंट्री के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो चाहिए। इसके लिए हमने क्या कहा, टू बिल्ड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमें उसके लिए प्रमोट करना है इंक्लूसिव ग्रोथ। हमें इंक्लूसिव ग्रोथ को करना है, जो हम कंटिन्यूसली बहुत से लेक्चर्स से करते आए हैं। जैसे हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा बच्चों, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या ला रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ। अपने इकोनॉमी को इंटरनली हम क्या कर पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं। एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंटिन्यूस हमें इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है without compromising the needs of future and foster innovation। ये सब हमारे बेनिफिट्स होंगे और वो गोल हमें अचीव करना है। कौन सा गोल बच्चों, फिर से रिपीट करती हूँ। वी हैव टू बिल्ड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और रोबोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमें चाहिए। वी हैव टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, और हमें इनोवेशन फास्टर करना है। इस तरह से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में टैलेंट, एफिशिएंसी, स्किल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। प्लस इससे एक चीज़ और जो बदलाव आया स्पेशली 2015 के बाद, यानी हमने किसको ज़्यादा, स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, द एंटरप्रेन्योरशिप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। पहले हम लोग क्या सोचते थे कि बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद हम क्या सोचते कहाँ पे जॉब करना है। लेकिन जब इस तरह के गोल्स को जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो हमने क्या सोचा कि हमें कैसे बिजनेस करना है, हमें किस तरह से न्यू इनोवेशन जो है वो अपने इंडस्ट्रीज़ में लाना है, किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हमें लाना है। तो ये बिल्ड करना है हमें बहुत ही मॉडर्न लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रांग हो। नाउ उसके लिए हमने क्या किया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बच्चों हमारा थर्ड पार्टी यही रहेगा, मेक इन इंडिया पॉलिसी, जो हमारे देश में 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल हमारे नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया। तो बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम दैट इज़ मेक इन इंडिया यानी MII इनिशिएटिव, जिसने हमारी इकोनॉमी को एक नया विजन जो है, एक नया जो प्रोग्राम है वो प्रोवाइड किया, ताकि हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े और पॉवर्टी का प्रॉब्लम कम हो। प्लस जो है एक्सपांशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं उसमें हमने बदलाव, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश की। यानी हमने अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे वाटरवेज हो, हमने हर एक के लिए काफ़ी जो है न्यू हमने टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लिया। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है जब हम ट्रांसपोर्टेशन में लाते हैं तो कनेक्टिविटी बढ़ती है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, प्लस उसके साथ साथ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट सब बढ़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपांशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में तो आप देख रहे हो बच्चों कितने हाईवेज बन गए हैं, कितने न्यू लेटेस्ट एयरपोर्ट जो है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए हैं, जिसमें हमने देखा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन के इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जनरली जब हम इस तरह के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बच्चों बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये कोशिश की गई कि हमारे इकोनॉमी में जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं या फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सब कंपनीज आके यहाँ पे अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी। इससे क्या होगा, फॉरेन की टेक्नोलॉजी, फॉरेन के फंड्स
वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट होंगे, प्लस हमारे जो एक्सपर्टीज़ है, हमारी जो सर्विसेज हैं, उनका भी बेनिफिट जो है वो सबको मिलेगा। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी में हम क्या करेंगे, हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव चेंजेस, लेटेस्ट चेंजेस वो हमें लाने हैं। देन स्टार्टअप्स, ये भी उन्होंने शुरू किया, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम प्लस अटल इनोवेशन मिशन। ये अटल इनोवेशन मिशन क्यों शुरू किया गया, ताकि हम प्रमोट कर पाएँ एंटरप्रेन्योरशिप यानी एंटरप्रेन्योरशिप इन आवर इंडियन इकोनॉमी। आप देखो बहुत से प्रोग्राम्स के थ्रू, जैसे शार्क टैंक चलता था, इसमें क्या थे, बहुत से पर्सन्स जिनको न्यू बिजनेस आइडियाज़ थे, दे आर वेरी वेल अबाउट देयर प्रोडक्टिविटी, उनको पता था हम इतना कर पा रहे हैं, अगर और हमें फंड्स और अगर हमें और एक्सपर्टीज़ का अगर साथ मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा, तो उनके बिजनेस और एक्सपांड होंगे। तो ये सब एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसके टेंडेंसी को हमें बढ़ाने का मौका मिला आफ्टर दिस प्रोग्राम, क्योंकि जो हमारा अटल इनोवेशन मिशन था उसका मेन मकसद ये था, ना सिर्फ ये, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कौशल विकास योजना, उन्होंने भी इस तरह के हर एक के लोगों के टैलेंट को, उनके कैलिबर को, उनके पोटेंशियल को, उनके पावर को पहचानना और उनके लिए जो उन्हें फंड्स चाहिए वो प्रोवाइड करना। जैसे मैंने शार्क टैंक इंडिया का आपको एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से बिजनेस ब्लास्टर्स के प्रोग्राम्स रहते हैं जो न्यू बिजनेस आइडियाज़ को, इनोवेटिव थॉट्स को वो क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं। और फिर तो हमारे इकोनॉमी में आपको मालूम है, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो ऑलरेडी हार्ड वर्कर्स हैं, वो हमारे इंडियन इकोनॉमी के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। तभी हमने कहा कि हमारी इकोनॉमी क्या है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ताकि हमारी इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। और डिजिटल इनिशिएटिव, हमारी इंडियन इकोनॉमी में हमने कहा कि हमने अपने मार्केटिंग सिस्टम को क्या किया, डिजिटलाइजेशन। जब हम डिजिटलाइजेशन कहते हैं तो इसमें क्या बनता है, होल वर्ल्ड विल बिकेम वन मार्केट। इससे क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को डिजिटलाइजेशन के थ्रू किसी भी कंट्री में आप सेल कर सकते हो या कहीं से भी परचेज कर सकते हो। तो इससे क्या है, उस प्रोड्यूसर्स को और बायर्स को दोनों के लिए बेनिफिट है। प्रोड्यूसर्स को अपना फ्यूचर जो सेल है उसके लिए काफ़ी ऑर्डर्स मिलते हैं, यानी उसका प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। और जो बायर्स है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से परचेज करता है, इसके लिए बीच के जो मिडलमैन का प्रॉफिट है वो गायब हो जाता है। तो डिजिटलाइज यानी हमारे हर प्रोड्यूसर्स को ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना, यानी ईज़ ऑफ डूइंग। जैसे मैंने कहा, ईज़ ऑफ डूइंग की वजह से अब क्या है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ और कॉम्प्लिकेशंस को क्या कर दिया आपने, आजकल गायब कर दिया है। तो ये फ़ायदा है, हमें बहुत से डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं लिए हैं। क्यों, टू एम्पावर आवर सोसाइटी बाय द ब्रॉडबैंड हाईवेज। और उसके अलावा प्लस मोबाइल की कनेक्टिविटी, ये तो आजकल आपको मालूम है हर एक के हाथ में मिनी कंप्यूटर तो हर एक के हाथ में रहता है। दैट इज़ मोबाइल की कनेक्टिविटी को बढ़ाना बाय इंटरनेट के प्रोग्राम्स के थ्रू, और बहुत सारे ई कॉमर्स की उन्हें फैसिलिटीज़ देना, ई गवर्नमेंट की उनको फैसिलिटीज़ देना। यानी अगर गवर्नमेंट की कुछ ब्यूरोक्रेटिक अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं उनको भी ख़त्म कर देना। तो ये उन्होंने कोशिश किया किसके थ्रू, टू बिल्ड अ वेरी रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी क्या क्या कोशिश किया बच्चों, पहले तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो हमारा थर्ड पार्ट बनने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉपुलर प्रोग्राम बाय आवर गवर्नमेंट। देन एक्सपांशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो या वाटरवेज हो, सबको। जैसे सागरमाला प्रोग्राम आपने बच्चों सुना है, 2015 का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। क्योंकि आपको मालूम है सागरमाला क्यों बोला गया, कि हमारे भारत का अगर आप मैप देखोगे तो फ्रॉम 3 साइड्स यू विल गेट अ बिग कोस्टल एरियाज, यानी लगभग 7500 किलोमीटर से ज़्यादा हमने उनको पोर्ट्स को जो है वो कनेक्टिविटी दिया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से असेस किया है ताकि प्रोडक्शन बढ़े, प्लस बिजनेस ज़्यादा बढ़े, प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इजीली हो पाए, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये सब क्या है, हमने क्या किया, ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट किया है। और प्लस स्टार्टअप ऑफ इंडिया प्रोग्राम, ये भी आपको मालूम है बहुत पॉपुलर है। प्लस अटल इनोवेशन मिशन, ये भी पॉपुलर है। वाई, टू इंक्रीज द एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल इन आवर इंडियन इकोनॉमी।
हम सर्विस क्यों करें भाई, हम बिजनेस करेंगे। तो ये फीलिंग जो है, ये एक नया विजन है, वो हमारी इकोनॉमी को देना है। डिजिटल इनिशिएटिव ये हमें प्रोवाइड करना है बाय ब्रॉडबैंड हाईवेज, दैन मोबाइल का कनेक्टिविटी, इंटरनेट का कनेक्टिविटी और ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट का कॉमर्स का प्रोग्राम जो प्लेटफॉर्म है वो हमें प्रोवाइड करना है, ताकि पूरा वर्ल्ड विल बिकम वन मार्केट, वो एक मार्केट हो पाए। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा गोल 9 अचीव करने के लिए हमारे इंडियन इकोनॉमी ने एफर्ट्स लिए। नेक्स्ट है गोल 14। गोल 14 के लिए हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या किया गया। पहले तो गोल 14 क्या था, कंजर्व यानी हमें प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस यानी हमारा जो मेन गोल क्या था कि लैंड बिलो वाटर, जो वाटर है उन्हें भी हमें सस्टेनेबल डेवलप करना है, यानी कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ओशंस, सीज एंड ऑल मरीन रिसोर्सेज, यू कैन से मराइन रिसोर्सेज आल्सो। तो उन सबको हमें प्रिजर्व करके रखना है। अब इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव, जैसे मैंने सागरमाला प्रोग्राम कहा, इसमें क्या किया जाता है, हर एक पोर्ट को कनेक्टिविटी किया जाता है विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, प्लस ये भी कोशिश की जाती है कि जो हमारे मराइन रिसोर्सेज हैं उन्हें भी हम प्रिजर्व करके रह सकें, उसमें जो वाटर पोल्यूशन होता है उन्हें हम कंट्रोल कर सकें, ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रांग हो। यानी टू प्रिजर्व एंड मैनेज ऑल द मराइन इकोसिस्टम, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है जितने भी मराइन रिसोर्सेज हैं। देन स्ट्रेंथन द मराइन रिसर्च, यानी मराइन रिसर्च हमें कंटिन्यूस करनी है। उसके लिए अगर हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वेज अगर हमें मिलते हैं तो वी विल ट्राई टू यूज़ इट, हम उन्हें यूज़ करेंगे ताकि हमारे जो ये रिसोर्सेज हो वो प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ। देन डेवलपिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ताकि वहाँ पे पोल्यूशन कम से कम हो, तो हमें उसी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना, जिसमें हमारे इंडिया काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेस हुई, जैसे मैंने आपको सागरमाला प्रोग्राम कहा। देन उसके बाद थर्ड जो था, इम्प्रूव द पोर्ट की कनेक्टिविटी। हमने सभी जितने भी हमारे इंडियन कोस्टल लाइन पे, जो मैंने कहा मोर देन 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा है, लगभग 7,516 किलोमीटर्स है, तो उसमें हमने उसको सागरमाला प्रोग्राम से कनेक्ट किया। यानी एक सागरमाला की तरह से हमने सभी पोर्ट्स को इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा कि ओल्ड टेक्नोलॉजी इज़ यूज, यानी चाहे वो हमारे मराइन रिसोर्सेज हो, हमारे शिप्स हो, हमारे कार्गोज हो, या वहाँ पे यूज़ करने वाले जितने भी हम लोग कंटेनर्स देखते हैं, मशीनरीज होती हैं, या हमारे वहाँ पे यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं कि वहाँ पे पोल्यूशन कम से कम हो, यानी इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हम यूज़ करते हैं। देन उसके बाद है कनेक्टिविटी ऑफ पोर्ट्स विथ ऑल इंडस्ट्री। हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे चीपेस्ट होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उन सब पोर्ट्स के साथ हमारे इंडस्ट्रीज जो है वो इजीली कनेक्टेड हो, यानी ट्रांसपोर्टेशन विल बिकम इजी फॉर देम। वी विल ट्राई टू कनेक्ट ऑल द इंडस्ट्रीज विद दीज पोर्ट्स, प्लस कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये पूरा उनके साथ इतना कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं कि कहीं पे भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो उनके नीड्स को इजीली सेटिस्फाई करना, ताकि उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत नहीं हो। देन कंट्रोल ऑफ मराइन पोल्यूशन, यानी वाटर पोल्यूशन को उन्हें कम से कम करना है, वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, यानी हमारे एक्वाटिक लाइफ को एक बेटर एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए बाय कोस्टल ओशंस। देन हमें उन्हें मॉनिटर करते रहना है, कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी को हमें उन्हें मॉनिटर करते रहना है, और जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी प्रोवाइड करना है टू सेटिस्फाई द गोल ऑफ, दैट इज 14th गोल, दैट इज कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ऑफ ओशंस हो, सी हो, या मराइन रिसोर्सेज हो। ओके बच्चों, उनके लिए ज़रूरी नहीं आप सब लिखो, जो आपको 2-3 आपको उसके प्रोग्राम्स याद हो रहे हैं आप इजीली लिख सकते हो। जैसे आप सागरमाला प्रोग्राम बहुत इजी है, देन प्रिजर्व और मैनेज द मराइन इकोसिस्टम वो है, प्लस उसके अलावा हमें मालूम है कि कनेक्टिविटी ऑफ पोर्ट्स विथ इंडस्ट्री वो इजी है, देन कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट ये इजी पड़ेगा, या कंट्रोल ऑफ मरीन पोल्यूशन। इतना भी लिखा, आपके पास 4-5 है, एनी 3 प्रोग्राम्स आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ लास्ट गोल 17,
गोल 17 के लिए हमारी इकोनॉमी में क्या डिफरेंट इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ने लिए। अब पहले तो देखो गोल 17 क्या था, जो लास्ट हमने कहा था पार्टनरशिप, यानी हमें स्ट्रेंथन करनी है विद द एंटायर वर्ल्ड के साथ। तो रिवाइटलाइज, मजबूत बनाना है द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हमें सभी जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं उनके साथ बहुत ही कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के साथ चलना है। और आप देखते हो इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हर एक कंट्री में जाते हैं और उन्हें हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उनकी हेल्प करें और सम टाइम उनकी भी हमको हेल्प जो है, जैसे हमने कहा टेक्नोलॉजी है तो कभी जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हुआ, मेट्रो का प्रोजेक्ट हुआ, या इंडस्ट्रीज़ में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, या कभी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभी डिफेंस के लिए जैसे हम देखते हैं राफेल की ज़रूरत हुई। तो ऐसे जब ज़रूरत होती है तो दिस इज़ कंप्लीट आवर गोल, रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरह से ग्लोबल पे हमें एक फ्रेंड्स की तरह, एक पर्टिकुलर एक ग्लोब की तरह, एक कोऑपरेशन की तरह हमें काम करना है। तो उसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम हैं, जैसे फर्स्ट वन, फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज बीइंग प्रमोटेड, यानी एक ऐसा सस्टेनेबल हमें एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें आपके लिए फाइनेंस जो होना चाहिए उसके लिए सस्टेनेबल सोर्सेज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट जो आने वाला जो चैप्टर है वो यही रहेगा, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारी इकोनॉमी में फ़ंड्स की आफ्टर 1991 के बाद हमने देखा था बहुत से इंडस्ट्रीज़ ऐसे थी जो बिकॉज ऑफ फंड्स ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया तो उसके बाद उनकी जो फंडिंग थी, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, इतनी ज़्यादा उनकी सेटिस्फाइड हो गई कि नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें वो भी ऐसे एनर्जी के सोर्सेज को हमें प्रोवाइड करना है। बीइंग प्रोमोटेड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल बाय 2022। हमें इस तरह की कोशिश करनी है, जैसे अभी हम चाहते हैं कि जो बिजली है हमने कोशिश की थी सबको मिलनी चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं जैसे अभी सोलार एनर्जी है सबको मिलनी चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है सबको मिलनी चाहिए, पानी है सबको मिलनी चाहिए, गैस है जैसे हमने कहा पीएम उज्ज्वला योजना। अब इसमें हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जो एलपीजी कनेक्शन है फ्री में हमारे गांव के लेडीज़ को प्रोवाइड करती है। तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होगा। या जो एल्डरली पर्सन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, उन्हें हम पेंशन देते हैं, तो ये सब उनके लिए नीड्स को सेटिस्फाई करती है। तो इस तरह का सपोर्ट हमें अपनी इकोनॉमी को देना। दूसरा है टैक्स रिफॉर्म। हमारी इकोनॉमी लेके आपने देखा था 1 जुलाई 2070 में जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो रिफॉर्म लेके आया, बदलाव लेके आया। इससे हमारी इकोनॉमी में इतने फंड्स जो हैं वो हमारे मिले ताकि हम उन्हें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और स्पेशली फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हम उसको यूज़ कर पाएँ। तो ये हमारा टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी, वो हमने देखा। थर्ड, टू प्रमोट द कोऑपरेशन, हमें कोऑपरेशन बढ़ाना था विथ नेबरिंग कंट्रीज़, हमें उनके साथ, प्लस जो कंट्रीज़ हैं एट ग्लोबल साउथ उनके साथ, टू प्रोवाइड इंडियाज़ इनोवेशन, ताकि उन्हें इंडिया के इनोवेशन का, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का सपोर्ट मिले, एंड ओपन द इकोनॉमी टू एफडीआई। प्लस ये कोशिश करेंगे कि हमारी इकोनॉमी को एफडीआई के लिए ओपन किया जाए, यानी फॉरेनर्स जो हैं, यानी बिजनेसमैन, अगर वो चाहते हैं यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपांड करें या यहाँ पे अपने फंड्स को इन्वेस्ट करें, तो बहुत से जितने भी ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटीज़ थी उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ताकि हमारे इंडिया को ग्रो होने का मौका मिले। प्लस हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी सर्विसेज, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ का बेनिफिट फॉरेनर्स को मिले, यानी हम भी बाहर जाके काम कर सकते हैं, वो भी हमारे पास आके काम कर सकते हैं, हम अपने फंड्स को बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन का फंड्स इधर इन्वेस्ट हो सकता है। ये सब जो है इट हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो उन्होंने शुरुआत किया, इन्होंने हर एक इकोनॉमी को काफ़ी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेस जो है वो प्रोवाइड किया। तो हमारा 17 गोल क्या था बच्चों, रिवाइटलाइज, स्ट्रॉन्ग करना है ग्लोबल पार्टनरशिप,
किसके लिए? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए आप सबको मालूम है ओपन द इकोनॉमी फॉर FDI, ईजी है बच्चों। देन GST में टैक्स रिफॉर्म लेके आए, ये आप सब बच्चों को मालूम है। देन उसके बाद फाइनेंसिंग करना है टू ऑल द सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ताकि गांव में भी बिजली पहुँचे, पानी पहुँचे, उनके पास भी इरिगेशन के थ्रू पानी पहुँचे, उनके पास भी पक्का मकान होना चाहिए, उनके पास भी बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए, ये सब बेस्ट फैसिलिटीज़ को वो भी इंजॉय कर सके। तो वो सब उन्हें प्लेटफॉर्म ऐसा बना के देना है कि ये जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका बेनिफिट सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं, लेकिन रिमोट इंटीरियर एरियाज़, अंडर डेवलप्ड एरियाज़, विलेज एरिया, सबको मिलना चाहिए। इसके लिए ये सब जो है इनिशिएटिव्स जो है वो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए प्रोवाइड करती है। ओके बच्चों, तो ये था आपके सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गए प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ यानी इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट। जो सम टाइम आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है कि गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव लेती है। अब ये सब प्रोग्राम्स जो है वो हमने बहुत से चैप्टर्स को जब डिस्कस किया, चाहे बैंकिंग सेक्टर था, इंश्योरेंस सेक्टर था, मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट हमने देखा, या MSME सेक्टर हमने देखा, उसमें भी हमने डिस्कस किया, कॉम्पिटिशन एक्ट था उसमें हमने डिस्कस किया, या हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा बच्चों, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 देखा। इसमें सब प्रोग्राम्स हम डिस्कस कर चुके। इसके लिए मैंने कहा आज का ये जितना भी प्रोग्राम है ये कंप्लीट रिवीजन है, तो उस समय जब एग्ज़ाम में आपको जो प्रोग्राम आपको लर्न हो आप इसमें लिख सकते हो। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes the link is given in the description box. Thank you.